हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं अभी राजनीतिक विज्ञान की 1000 क्वेश्चन सीरीज चला रही हूँ। ये इसका 5th पार्ट है। और मैं ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मौलिक अधिकार के कुछ अनुच्छेद पिछले क्लास में बताया था। अब उससे आगे बताऊँ, मतलब रोज मैं हर दिन मैं आर्टिकल आपको बताती जाती हूँ। तो मैं भाग पहला जो संघ और राज्य क्षेत्र है वो बता चुकी हूँ, नागरिकता बताई हूँ जो संविधान के भाग 2 में है। अब भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसके भी कुछ आर्टिकल मैंने आपको पिछले क्लास में बताई है। अब उससे आगे का जो आर्टिकल मैंने नहीं बताया है वो मैं आज बताऊंगी। तो आज हम शोषण के विरुद्ध, जैसे मैंने समानता का बता दिया 14 से 18 तक अनुच्छेद, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। आज है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो उसमें क्या क्या है 23 और 24 में? तो 23 में है आपको बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध। और 24 में कारखानों में बाल श्रम का निषेध, मतलब कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते आप, उसका निषेध है। और उसके आगे आपका ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे है ये धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता आपका है, पहला है 25 में आपको है धर्म की स्वतंत्रता। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में है आपको किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, 25, 26, 27 आपको हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, वो 28 से 30 तक में है। तो उसमें क्या है, 28 में है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और 31 जो था वो हमारे संपत्ति का अधिकार है, जो निरस्त हो चुका है। ठीक है, अब 31 क ख ग, मतलब 31 तो निरस्ती हो गया। अब हम 32 में जाएंगे। 32 में हमें संवैधानिक उपचार है, जो हमें 5 संवैधानिक उपचार प्राप्त हुए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा उसका एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आज चलो आर्टिकल 32 भी मैं बता दे। देखो आर्टिकल 32 में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। चलो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इस लेख द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी व्यक्ति को एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान तथा निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे। यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश में क्या होता है, इस लेख द्वारा न्यायालय किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्य को लागू करने का आदेश देता है। प्रतिषेध क्या है, इस लेख से आदेश, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायालयों के लिए है। ठीक है, इस लेख से संबंधित आदेश का उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है ताकि न्यायालय के शासन को की स्थापना संभव हो सके। एक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने से रोक सकता है जो उसकी दृष्टि से उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। इस लेख के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को उसके विचारार्थ मुकदमे को स्वयं सुनने के लिए मांग करने का आदेश दे सकता है। तो देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या, न्यायालयों द्वारा, जैसे उच्च न्यायालय को लगेगा कि जो ये मामला है ये अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको अपने पास बुला लेगा। उत्प्रेषण में क्या होगा, कोई भी उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को इसके विचारार्थ मुकदमे को स्वयं सुनने के लिए मंगवा सकता है। अधिकार परीक्षा पांचवा क्या है, न्यायालय को प्राप्त इस लेख के अनुसार यह अधिकार प्राप्त है कि किसी अधिकारी द्वारा उठाए गए किसी पग के कानूनी पहलू के पूछताछ का आदेश दे सकते हैं और उस अधिकारी
द्वारा उठाए गए कदम की कार्रवाई को उस समय तक रोक सकते हैं जब तक कि स्वयं न्यायालय ऐसी कदम के कानूनी पहलू पर अपनी राय न दे। तो ठीक है फ्रेंड, और ये भी है कि जो संवैधानिक उपचार है जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, तो आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय हमारे कर सकता है, जो 5 तरह के रीट दिए गए हैं, और वही आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या संवैधानिक उपचार सिर्फ उच्च न्यायालय करता है, क्या संवैधानिक अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो नहीं, दोनों बोथ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारा मौलिक अधिकार देखो कितने 3 क्लास में हमारे मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद हो गए। ऐसे ही आप सुनते रहोगे तो आपको सारे आर्टिकल में हर दिन क्लास के स्टार्ट में आपको आर्टिकल बताऊंगी, ताकि धीरे धीरे आपके सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद कल हम करेंगे 2 क्लास में हमारा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो चलो आज का हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था, अगला क्वेश्चन है 51। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसके 4 वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लेना। और इस राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक भी पढ़ाई है अपने वीडियो में, अपने चैनल पे, तो उसे भी आप गो थ्रू एक बार हो जाना, आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट इसमें मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको प्लीज़, हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड में जो आपके जान पहचान में जो उनको आप शेयर करो, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि अभी तो हर स्टेट में, ये किसी भी स्टेट का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें राजनीतिक विज्ञान है, तो हर स्टेट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो क्वेश्चन है 51। देखो, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंधित है? अब ये व्यवहारवाद, देखो संगठन के व्यवहारवादी, अब व्यवहारवाद में कौन कौन आते हैं ये भी आपको देखो। मैं क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं कराती, उसका एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो ताकि उसको आसपास और इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन बनेगा मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो अगर आप मेरी सिर्फ ये जो 1000 सीरीज वाली जो मैं ये वीडियो चला रही हूँ, अगर आप इसको सिर्फ सुन भी लो 2 से 3 बार, तो आपके बहुत सारे जो, क्योंकि मैं ये मिक्स में ला रही हूँ, इससे सारे पार्ट आ रहे हैं, थ्योरी का भी है इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, सारे यूनिट से मैं इसमें क्वेश्चन इकट्ठा करके लाई हूँ। तो ये आपके लिए पूरी आपका राजनीतिक विज्ञान बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर ये आप पूरी मेरी जो सीरीज अगर आप देख लोगे, 2-3 बार आप सुन लोगे तो हो जाएगा। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, ये चेस्टर बर्नार्ड, J.L. मोरेन और आपका मॉस एच मॉस्लो, वो क्या है आपके संगठन के व्यवहारवादी नाम से संबंधित है। अब देखो इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के संबंध का नाम क्रमशः चेस्टर बर्नार्ड, L.J. मोरेन, मॉस्लो। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक, देखो ये तो समर्थक हो ही गया, अब अन्य समर्थक कौन कौन आपको पता है? डेविड स्टर्न ने तो स्टार्ट ही किया था। डेविड स्टर्न, एडमंड विडनर, ब्लाउ मर्टन, फेरेड हेडी, माइकल क्रोजियस, रॉबर्ट डहल। व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण के व्यक्तियों के आंतरिक मूल्यों तथा विचारशीलता पर होता है। ठीक है, आप इन सारे का नाम लिख लेना। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन तो बना है कि इसमें कौन से हैं, इसके अलावा और नाम दे देगा, तो आप एक बार सब लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है। तो कथन है, निर्णय निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, निर्णय निर्धारण एक चयन की प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। ठीक है भाई, फिर क्योंकि निर्णय निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित होती है। सही बात है, तर्क संगतता सही होगी तभी हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनेंगे।
तो ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ मैंने ये भी पिछले क्लास में बताई, मैं फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स होंगे, उन्हें नहीं पता होगा मेरे पिछले क्लास। देखो, जब भी कथन कारण का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कथन पढ़ो, फिर उसका जो रीजन दिया गया, जो उसका तर्क दिया गया, उसमें क्योंकि लगा क्या, आप देखो, अगर लगा ऊपर जो दिया उसी को एक्सप्लेन किया गया, उसी के बारे में बता गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और दोनों बात आपको अब आपको ये तो फैक्ट पता होनी चाहिए जिस टॉपिक से पूछ रहा है, और फिर दोनों बातें सही है बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें हो जाता है दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कभी कभी कथन ए सही रहता है, कभी वो आपको पढ़ के, और जैसे जैसे मैं बताते जाती हूँ इतने सारे मैं कथन कारण के क्वेश्चन करा दूंगी कि आपको कथन कारण का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हर चीज में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आप कुछ कितना भी पढ़ लो, थ्योरी पार्ट पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सही हो गया। अब है रिक्स एग्रोरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है। अब देखो, रिक्स वाला जो है ना, ये तो नेट का मतलब समझो कि हर बार रिक्स से एक क्वेश्चन आना ही आना है, यूजीसी नेट या हायर में, मतलब रिक्स ऐसे हैं जिनका एक एक क्वेश्चन तो आना ही, कभी कभी तो दो भी दे देता है, एक तो निश्चित ही आना ही है। तो देखो, रिक्स का एग्रेगेरिया मॉडल है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाए, कुल आधारित संगठन, समुदाय मूल्य और दैवीय सत्ता। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, रिक्सवादी एग्रेगिया मॉडल क्रमशः कुल आधारित संगठन, समुदाय मूल्य, दैवीय सत्ता स्रोत का रिक्स के विकास, राज्यों की प्रशासकीय व्यवस्था के विश्लेषण के लिए आदर्श नमूने को कृषि मॉडल के आधार कृषि मॉडल एवं औद्योगिक मॉडल में वर्गीकृत किया। रिक्स के अनुसार कृषक समाज की संरचना आरोपण प्रधान विशिष्टता तथा बिखरी हुई होती है। इसमें स्थानीय होती है। अब मुख्य तथ्य क्या क्या है, रिक्स ने के औद्योगिक समाज मॉडल के सार्वभौम, विशेषीकृत तथा उपलब्धियुक्त मानकों की प्रधानता होती है। औद्योगिक समाज में दूसरी सामाजिक संरचना से प्रभावित सुविकसित व्यावसायिक व्यवस्था होती है। रिक्स ने संक्रमणकालीन समाज की परिकल्पना की थी, जिसमें कृषि समाज और औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होने को दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, फिर कथन और कारण वाला आ गया। देखो, विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक परिवेश क्षेत्र के विरोधाभास के पूर्वाभास का एक प्रकार है। देखो, एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, फिर तो आपको समझाती हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने, अब अगर आपको एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझिए तो दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। अब जितनी बार पढ़ोगे ना, तो आपकी समझ और विकसित होगी। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, फिर उसको मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आपको खुद से सॉल्व जब आप करते हो, तो 2-3 बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब समझ में थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का तो मतलब है, पता होगा आपको, का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में, मतलब सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार से अधिक जटिल है। जो उसकी अवधारणा और व्यवहार, मतलब व्यवहार में उस अधिक जटिल है। यहाँ बोलता है, ये बोलता है कि इसका, और यहाँ बोलता है विकेंद्रीकरण के बारे में बोल रहा है, लेकिन विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश के कार्यक्षेत्र के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है। तो मतलब दोनों सही बोल रहा है बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में किसका समर्थन किया। तो कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ, इसका समर्थन किया ने, मतलब किसका समर्थन नहीं किया था। हाँ, मैंने हमेशा आपको बोला जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो इस पे जरूर गौर करो।
नहीं तो ये ना सिली मिस्टेक एग्जाम में तो खासकर होता है, इसलिए देखो, इसलिए तो अभी से मैं तैयार कर रही हूँ कि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को डील करोगे। अभी तो प्रैक्टिस किस लिए हम कर रहे हैं, एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो हमेशा देखो, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं किया। तो देखो ये तीनों का किए हैं, किसका किसका किए, आर्थिक मानव की अवधारणा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, औजार का मानकीकरण, और किसका नहीं किया, कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि ये तीन तो आपको पता चला, इसको मानते हैं इसको नहीं मानते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो प्लीज पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ को की अपनी प्रबंध की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की थी। इसकी पहचान कीजिए। जो चेस्टर बर्नार्ड है, उन्होंने अधीनस्थ की प्रबंधन की सत्ता को स्वीकृत की थी, ठीक है। और उस अवधारणा को विकसित तो क्या है उसका, तो ये है उदासीनता का क्षेत्र। ये भी पूछता है चेस्टर बर्नार्ड का, ये वाला उदासीनता का क्षेत्र, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल किया। तो रॉबर्ट रॉबसन, ये देखो, अब ये सब जो थिंकर है ना, आपको या तो पीजीटी में पूछ सकता है, जीआईसी में पूछ सकता है, यूजीसी नेट में पूछ सकता है। ये हायर का क्वेश्चन है। मैं ये आपको, जैसे अब इसमें से बहुत सारे व्यूवर्स मेरे जो सिर्फ टीजीटी पे फोकस होंगे, तो मैं उनको बताते जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन टीजीटी के लेवल का है और कौन सा पीजीटी लेवल का है और कौन सा यूजीसी नेट का है। पीजीटी और यूजीसी नेट का तो लगभग सेम ही रहता है। अगर आप पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट लेवल का प्रिपरेशन करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि बहुत सारे ना जो सिलेबस में है वो हिडन रहता, वो दिखता मतलब लिखा नहीं रहता, लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं। W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया। तो इन्होंने सामान्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा, ये उन्होंने शामिल नहीं किया। बाकी तीन को उन्होंने शामिल किया। क्या क्या शामिल किया, उन्होंने स्वयं महत्व की अत्यधिक भावना, व्यक्तिक नागरिकों की भावना के प्रति उदासीनता, शासक और शासित के बीच संबंधों को मानने में विफल। देखो मैक्स वेबर और रिक्स के बीच किसके संदर्भ में समानता है। तो उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया। ये दोनों पर्यावरणीय परिवेशों का अध्ययन किया, दोनों में यही समानता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ये देखो संप्रेषण वाला अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो उसका पेपर फर्स्ट में भी ये वाली संप्रेषण टॉपिक है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है, लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो देखो इसका आंसर हो, देखो पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ दे फिर आपको बताती हूँ। प्रबंध द्वारा साक्ष्य देना और उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि, ठीक है, ये आपको सही लग रहा होगा। फिर है वरिष्ठ द्वारा अधीनस्थ के विचारों सुनने से पहले स्वयं अपना विचार बतलाना। ये देखो सुन के ही गलत लग रहा है, क्यों, पहले हम अधीनस्थ के विचार सुनेंगे फिर तो अपने देंगे। मुखिया को बताए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना, ठीक है। वरिष्ठ को स्वयं अपने विचारों के बारे में अधीनस्थों की प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए। तो देखो पढ़ के भी ये दोनों गलत लग रहा, फोर्थ और सेकंड और फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके का उल्लेख बताया गया। ये तो आप 40 तरीके, ये आपको पीजीटी में इस टाइप के कौटिल्य से बहुत पूछता है, 40 तरह के। देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीके का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के अधिकरण 2 के अध्याय 8 एवं 9 में कौटिल्य ने वित्त कोष के खाली होने के कारण एवं उनके कर्मचारियों की भूमिका एवं उनकी वित्तीय अपराध पर जुर्माने का भी उल्लेख किया है।
भ्रष्टाचार के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद या विष के संबंध में न चाहते हुए भी स्वाद आ जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा के अर्थ संबंधी कार्यों पर नियुक्त कर्मियों उस धन का थोड़ा सा भी स्वाद न ले, यह संभव नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं ऐसा। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजा द्वारा मृत्यु दंड देने की सिफारिश की है। ठीक है, ये पीजीटी के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो। जहाँ कौटिल्य के बारे में लिखे हो, मैंने कौटिल्य आपको पढ़ाया है, वहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला है, अगर आप मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखे हो, कौटिल्य के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप इस क्लास के बाद वो वीडियो भी देख लेना। अगला क्या है? अगला है संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी और उनका कार्यकाल। अब ये आपको पता होगा कब कौन हुए, तो आए देखो, कॉफी अन्नान, बुतरुस बुतरुस घाली, जेवियर। अभी इस बार ना 23 में इस WTO का ये सेक्रेटरी का पूछ लिया था, उनको कालक्रम मतलब उनको सजाना था कि कौन कब आए थे, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हायर में। अब देखो, तो अब मैं इसका वही बता दें। देखो, आपको पता हो कॉफी अन्नान बाद में थे, उससे पहले ये बुतरुस बुतरुस घाली, फिर मतलब कॉफी अन्नान का तो आप लोग को याद होगा, बुतरुस बुतरुस घाली का तो पता नहीं, बाकी ये दोनों ना पता हो तो आप लिख लीजिए। ऐसे तो मैं बोलूंगी इसके सारे का आप एक जगह कार्यकाल, ट्रिगवैली पहले थे, फिर उस हिसाब से आप एक बार लिख के रख लीजिए, ताकि अभी तो ये इनका दिया है, कोई और का दे दे तो इससे अच्छा अगर आप, नहीं तो मैं किसी और क्लास में सारे संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी का कालक्रम बता दूंगी। अभी तो जितना उतना आप लिख लो। देखो, कॉफी अन्नान कब हुए थे? 1997 से 2000। बुतरुस बुतरुस घाली कब हुए थे? 92 से 96। ठीक है, और जेवियर पेरेंज द कुल्लार कब हुए थे? 1982 से 91। और कुर्त बाल्दहीम जो ऑस्ट्रिया के थे, वो 1972 से 81। हाँ, अब संयुक्त राष्ट्र की ये तो पता, ये कई बार ये पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। इतना से 1946 से 1952 तक थे। उन्हें अपने पद पर इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ठीक है, अब ये तो आप देख लेना, वन की मून 2006 से। अब ये भी बता गया, एंटोनियो गुटारेस ये थे, और अभी ये इससे पहले थे वन की मून 2016 तक, 7 से 16। मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी, अब ये भी पूछता मानव अधिकार की जितनी भी पीढ़ियां हुई हैं उनके बारे में, तो दूसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं? दूसरी पीढ़ी में तो उत्पीड़न और दासता की मुक्ति का अधिकार नहीं था, बाकी शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, आवास का था। देखो, अब हम एक एक पीढ़ी को पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में तो आपको पता चल गया। पहली पीढ़ी में क्या था? तो पहली पीढ़ी में क्या था? मानव स्वतंत्रता और राजनीतिक में भाग लेने से संबंधित ये अधिकार मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये अधिकार राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। तीसरी पीढ़ी में देखो, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी का तो आपको पता चल गया। फिर तीसरी पीढ़ी में मानव समूह का सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय अधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, वातावरण का अधिकार आदि था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? प्रथम पीढ़ी का तो ये आपका कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता, ये नहीं है। बाकी ये तीनों प्रथम पीढ़ी की शांति स्थापना का अभियान है। कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम परिवीक्षण संगठन, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल, संयुक्त राष्ट्र डिस एग्रीमेंट पर्यवेक्षण। देखो, कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में प्रथम पीढ़ी शांति स्थापना का अभियान नहीं है। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना का प्रयास शीत युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू किया। यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया नामक यह अभियान
1992 से 1993 तक चला। अब ये देखो, UNTAC की शुरुआत कंबोडिया में जारी संघर्ष को रोकने के लिए 1991 में पेरिस में हुए एक समझौते के आधार पर की गई। ठीक है, अगला क्या है आपका, ये सिद्धांत, ये भी आपका, ये आपको TGT में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो आप लिख लो। देखो अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें से चारों में आपको जो पता है वो पहले लगाओ। देखो हमें पता है यथार्थवादी थे मॉर्गन थाउ, तो सी का तीसरा किस में, सी में है, तो एक से ही मेरा आंसर मिल गया। लेकिन चलो हम दूसरा भी लगाते हैं। दूसरा हो गया तुम्हारा फुकियामा का इतिहासकांड, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी फेमस बुक है। ये देखो ये हो जाएगा, दो से ही लगे तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो मैं मिला देती। इमैनुअल वॉलस्टीन क्या है, फोर्थ, परासिता का सिद्धांत, वॉन न्यूमैन खेल सिद्धांत, मॉर्गन था यथार्थवादी सिद्धांत, फ्रांसिस फुकियामा इतिहासकांड। अगला फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देश नृवंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित थी क्या? तो ये दोनों सही है, क्या है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार वीडियो को रोक के खुद से पढ़ के पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरी बातें सुनो। अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन दिया। देखो अमेरिकी विदेश नीति क्या लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन कर दिया। समय समय पर सैनिक व्यवस्था को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया, तो ऑप्शन बी। दोनों सही है बट एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला है परासिकता के सिद्धांत। कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कहीं सही नहीं है। देखो मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, तीसरी दुनिया के देश में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है, औद्योगिकरण लोकतंत्रीकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्यायसंगत का मार्ग प्रशस्त करता है, नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाता है। तो इसका क्या पूछ रहा, कौन सा नहीं है पूछ रहा, सही नहीं पूछ रहा, कौन सा नहीं है, तो ये वाला औद्योगिक लोकतांत्रिक के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था की न्यायसंगत की मांग प्रशस्त करता है। अब न्यायसंगत क्यों करेगा, परासिकता का सिद्धांत न्यायसंगत थोड़ी करता है, यही देखो। अब ये पढ़ के ही ना आपको छाट, मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ के एलिमिनेट करना सीखो कि क्या नहीं हो सकता है। हर चीज जो आपने पढ़ा वो आएगा, वही नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना आपको मैं करा दूंगी कि आपको एलिमिनेट करना तो आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल मतलब अलग लग रहा है तीनों ऑप्शन से। फिर है शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जानते हैं? एचिसन प्लान, ये लिख लो आप, एचिसन प्लान, एचिसन प्लान, ये लिख लो। अगला है, अब इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ती हूँ। शांति शक्ति संतुलन विकास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार का। ठीक है, अगला है एरिस एल क्लॉयड जू के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शक्ति के प्रबंध का साधन डिवाइस नहीं है? तो उनके अनुसार शक्ति शस्त्र नियंत्रण नहीं है, सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, और अब देखो ये लिख लो उनके अनुसार क्या है, क्या है, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन और विश्व सरकार उनके अनुसार साधन है, मतलब शक्ति के प्रबंध का साधन है। और कौन सा नहीं हुआ इसमें, शस्त्र नियंत्रण। कितने एशियाई देश G20 के सदस्य? अब इसको तो रहने दो, इसको G20 में कराऊंगी तो ये पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यूरोप में अपनी वैदेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? तो वेस्टफेलिया संधि से। क्या वेस्टफेलिया संधि से, ये भी इम्पोर्टेंट। देखो यूरोप में प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य की प्रणाली किससे? वेस्टफेलिया। अगला है, क्या है अगला है भाई, अगला है कूट, कौन सा सही है वो चुनना है आपको। अगला देखो, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में कौन सा सही है? तो देखो इस परिषद में 54 सदस्य, ठीक है। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ
अनेक लघु सत्र और अनेक तैयारी बैठक और पैनल पर चर्चा करती है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सर्वान सत्र भी आयोजित करती है। इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य एक मत देता है। देखो आपको ये तो लग रहा होगा कि सही होगा, एक मत देता होगा ये, तो इसका कौन सा हमें सही चुनना है ना, तो ये भी सही है। पहला देखो, पहला और चौथा मुझे सही लग रहा है। अब पहला और चौथा, अब देखो ये वाला ना ये गलत है, इसका तीसरा एलिमिनेट करना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट 1 2 4। अगला है कैरल ए मिंग्स्ट के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियान को सर्वाधिक प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। अब देखो पहले भी हमने पढ़ा था ना, तो कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, तो अमेरिकी बलों को शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना ये नहीं है, बी ऑप्शन बाकी है। इसको आप एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। मैं वीडियो को रोक देती हूँ। अगला है शब्दावली है और विषय वस्तु है। निवारण, राजनयन, शांति निर्माण, शांति स्थापना, उत्तर संघर्ष, शांति निर्माण। तो देखो निवारण राजनयन क्या है, इसमें विश्वास निर्माण उपाय, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारण तैनाती शामिल है। शांति निर्माण में क्या, ये अंततः शांति साधनों के मध्य से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। शांति स्थापना क्या है, यह शासकीय शांति स्थापना जैसा है जिसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल की तैनाती है। उत्तर संघर्ष शांति निर्माण क्या, इसमें हिंसा को आगे भड़कने से रोकने के लिए, शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। तो फ्रेंड्स हमारा कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो गया। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते रहूँ। टिल देन बाय बाय।